स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज क्लासिक्स टू वॉच में बात करेंगे टर्मिनेटर 1 और टर्मिनेटर 2 की। जी हाँ, ये दोनों मूवीज़ को मैं एक ही एपिसोड में डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक साथ देखनी चाहिए और इसकी आगे की जो मूवीज़ है उस पर भी हम बात कर लेंगे फ्रेंचाइज पर। लेकिन मेरे हिसाब से ये दो ही अल्टीमेट क्लासिक्स हैं जो आपको देखनी चाहिए। तो आइए टर्मिनेटर 1 से शुरू करते हैं। तो इस मूवी में यूनिक क्या है? बेसिकली जब ये मूवी आई थी 1989 में, तब इसमें आर्नोल्ड का जो किरदार है, जो रोबोट का किरदार वो करते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो उस ज़माने के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही यूनिक थी। उस टाइम पर इस तरह का परफॉर्मेंस, रोबोट होने का परफॉर्मेंस देखा नहीं गया था। इसके लिए आर्नोल्ड ने एक एक्टिंग कोच के साथ काम किया था, जिनके साथ मिलकर उन्होंने इस तरह का स्टाइल डेवलप किया था जो कि वो एक रोबोट की तरह वो बात करते हैं। आज आप काफ़ी मूवीज़ में देखेंगे, लेकिन उस ज़माने के हिसाब से एक पूरी मूवी एक रोबोट कैरेक्टर पर बेस करना बहुत ही यूनिक बात थी। हालांकि साईफाई पर स्टार वॉर्स वगैरह ये सारी मूवीज़ पहले भी आ चुकी थी और रोबोट आपने देखे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर स्टार वॉर्स में भी हमने रोबोट देखा है, लेकिन जिस तरह का इंसान की तरह दिखने वाला, इंसान की नकल करने वाला रोबोट जो कि आर्नोल्ड ने रोल प्ले किया है टर्मिनेटर 1 में भी और 2 में भी, और फिर 1 और 2 में भी आपको उनकी परफॉर्मेंस में एक डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि कंपेयर टू उनका जो पहली पार्ट में जो रोल है, दूसरी पार्ट में थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड किरदार उनका बताया गया है। तो इसमें जो फ़र्क है ये आपको यूनिक लगेगा। आज भी मैं कहूँगा उस तरह की एक्टिंग, एक किसी रोबोट का रोल आज भी लोग करते हैं बहुत सारे, बहुत कम लोग उसको नेल कर पाए हैं जिस तरह से आर्नोल्ड ने किया है। और इस मूवी की स्टोरी कितनी अच्छी है, दोनों मूवीज़ की स्टोरी की बात करेंगे तो पहली मूवी में भी ज़बरदस्त एक्टिंग है। मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है, सारा कॉनर का जो किरदार करती है एक्ट्रेस, मुझे फ़िलहाल नाम याद नहीं आ रहा। तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग उनका भी, दोनों फिल्मों में आप उनका फिजिकल टफनेस में भी उनकी आप फ़र्क देखेंगे, जिस तरह से उनका कैरेक्टर इवॉल्व होता है। और फिर उनके बेटे की एक्टिंग सेकंड पार्ट में, आज भी मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग बाय चाइल्ड आर्टिस्ट है सेकंड पार्ट में जो आपको देखने मिलेगी। ये इस मूवी की सारी यूनिक पॉइंट्स है। और स्पेशल इफेक्ट्स टर्मिनेटर 1 के तो ठीक है, अच्छे हैं, उस ज़माने के हिसाब से रेवोल्यूशनरी है, लेकिन मैं कहूँगा टर्मिनेटर 2 वो मूवी है जिसके एक्शन सीक्वेंसेस और जिसका CGI आज भी मैं कहूँगा अनमैच्ड है। इतनी अच्छी 30 साल पहले 92 में, 32 साल पहले जिस तरह का उन्होंने CGI और जिस तरह का एक्शन आर्नोल्ड ने किया है, आज भी उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाती है, की गई है उनके खुद के फ्यूचर मूवीज़ में, लेकिन वो वाला फील नहीं है, वो वाला कैमरा एंगल नहीं है, पता नहीं क्या है, वैसा डायरेक्शन नहीं है, स्पीड नहीं है, टेम्पो नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड क्या डिफरेंस है, लेकिन एकदम एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता, लेकिन या तो वो एक्टर्स में वो फीलिंग नहीं है। बट टर्मिनेटर 2 वाली बात नहीं ला सकते आप। टर्मिनेटर 2 अल्टीमेट क्लासिक है और 1 के बेस पर, क्योंकि ये 1 ही है, इसलिए 1 की भी स्टोरी को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए एक इसकी स्टोरी पर भी नज़र डालते हैं। मुझे लगता है अपने आप में इसकी स्टोरी आज भी स्टैंड आउट है। तो टर्मिनेटर 1 से शुरू करते हैं। यहाँ पर स्पॉयलर्स होंगे, अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो मूवी ज़रूर देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली 2029, जी हाँ, आज से 5 साल बाद AI और रोबोट्स इस दुनिया को टेक ओवर कर लेते हैं और बेसिकली जो ह्यूमन रेजिस्टेंस होती है वो उनको हराने की कोशिश करती है। तो जो भी AI है उसका नाम होता है स्काईनेट, और उस AI को हराने की कोशिश में लगे रहते हैं बेसिकली सारे इंसान। और इंसानों के जो भी रेजिस्टेंस ग्रुप्स होते हैं उनको वर्ल्ड वाइड लीड करते हैं अमेरिका के जॉन कॉनर करके एक होते हैं व्यक्ति जो कि लीड करते हैं। तो जॉन कॉनर बेसिकली स्काईनेट को हराते हैं और फिर स्काईनेट वाले एक रोबोट साइबर्ग को भेजते हैं। जी हाँ, साइबर्ग वो होता है जो रोबोट ऊपर अंदर से रोबोट होता है, लेकिन उसके ऊपर इंसान की चमड़ी, खून वगैरह लगा होता है ताकि वो इंसान दिख सके। तो वो एक साइबर्ग को भेजते हैं जो कि आर्नोल्ड उसका रोल करते हैं। पास में स्काईनेट भेजता है ताकि जॉन कॉनर को जीतने से रोक सके। AI का जो राज है उसको आगे बढ़ाने के लिए वो लोग पास में रोबोट भेजते हैं। और यहाँ से जॉन कॉनर, एक काइल रीस करके एक व्यक्ति होते हैं, मुझे उन एक्टर का नाम याद नहीं आ रहा है, सॉरी। तो काइल रीस को वो भेजते हैं अब जाकर बचाने के लिए अपने आप को पास में। तो बेसिकली आर्नोल्ड जब वापस आते हैं 40 साल वापस 1989 में, जी हाँ 1989 में मूवी शुरू होती है और वहीं पर मूवी बनी थी। 2029 पहला सीन आपको 2029 में शुरू होगा मूवी का, वहाँ से वापस लोग उनके प्रेजेंट डे यानी 1989 में आ जाएंगे। आज बोलते हुए भी अजीब लगता है, मैं भी बचपन से ये मूवीज़ देखता आ रहा हूँ। अजीब लगता है कि सिर्फ 5 साल रह गए हैं टर्मिनेटर ने जो कहा था वो होने के लिए। तो और AI भी जिस तरह से हमारी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, शायद 5 साल तो कम होंगे इस तरह का रेवोल्यूशन AI में आने के लिए, लेकिन हम लगता है उसी डायरेक्शन में जाते जा रहे हैं। बट आइए आगे देखते हैं। तो अब इन दोनों में अब सारा कॉनर करके किरदार होती हैं बेसिकली, जो कि जॉन कॉनर की माँ होती है। तो सारा कॉनर उस समय शादीशुदा नहीं होती 1989 में, जब इनको ढूंढने के लिए लोग जाते हैं वहाँ, ये टर्मिनेटर जाते हैं और काइल रीस ढूंढने के लिए जाते हैं। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो बेसिकली टर्मिनेटर ये स्ट्रेटजी अपनाता है कि उस शहर में जितनी भी सारा कॉनर नाम की लड़कियाँ रहती हैं या लेडीज़ रहती हैं, वो जाता है उनको ढूंढ कर मारना शुरू करता है। और फिर इसी तरह वो जॉन कॉनर की माँ के भी पीछे पड़ता है, जो कि ओरिजिनल जो सारा कॉनर है। फिर काइल रीस आकर उनको बचाते हैं और वो बेसिकली उनको समझाते हैं AI और फ्यूचर के बारे में और रोबोट्स के बारे में। फिर दोनों साथ में भागना शुरू करते हैं और वहीं पर उन दोनों को प्यार हो जाता है और सारा प्रेग्नेंट हो जाती है।
और बहरहाल कुछ लड़ाई झगड़े, ज़बरदस्त एक्शन सीन्स और चेज़ेस के बाद जो आर्नोल्ड का रोबोट का जो किरदार है वो मर जाता है और उससे लड़ते लड़ते काइल रीज भी मर जाते हैं। मूवी के एंड में हमें ये समझ आती है कि काइल रीज ही दरअसल जॉन कॉनर के पिता है, यानी जॉन कॉनर ने अपने ही पिता को, अपने ही एक सोल्जर को फ्यूचर में भेजा, फ्यूचर से 1989 में भेजा ताकि वो उनके बाप बन सकें। तो ये जो स्टोरी का लूप है, ये आज तक इस तरह की स्टोरीज़ बाद में बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन उस समय के हिसाब से ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टोरी थी कि अपने ही बाप को वो भेजते हैं ताकि वो पास्ट में जा सके और टाइम ट्रैवल कर उनके पिता बन सके। तो ये एक लूप टाइप का जो टाइम ट्रैवल है, लूप बेसिकली उनकी पूरी दुनिया एक लूप में चल रही है। तो आइए आगे हम समझते हैं। टर्मिनेटर 2 में ये होता है बेसिकली कि ये सारे इवेंट्स के बाद सारा कॉनर अरेस्ट होकर एक मेंटल हॉस्पिटल में पड़ी होती है, उनका बच्चा पैदा होता है, लेकिन वो बेसिकली गवर्नमेंट उसको ले लेती है और गवर्नमेंट कोई नॉर्मल सी फैमिली को उसको दे देती है, क्योंकि सारा कॉनर बेचारी, उन्होंने ये सब कुछ देखा हुआ होता है और पिछली मूवी में जो कुछ हादसे हुए उसके कोई विटनेस नहीं होते। इसीलिए सारा कॉनर ये कोशिश करती हैं कि वो लोगों को समझाने की, मेंटल हॉस्पिटल में उनको रखा जाता है, वो समझाने की कोशिश करती हैं कि एआई आने वाला है, रोबोट आने वाले हैं जिसकी हमारे पास कोई तैयारी नहीं है, हमें इसे पहले से ही रोकना होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई उनकी बात सुनना नहीं चाहता और वो फिर ऐसे कुछ साल बीत जाते हैं, उनका बच्चा कुछ 10-12 साल का हो जाता है। 1992 में अब ये कहानी चल रही है। तो अब ऐसे होता है कि वापस फिर से आर्नोल्ड आते हैं फ्यूचर से, और इस बार वो मारने नहीं आते हैं। इस बार जॉन कॉनर उनको रिप्रोग्राम करके, एक रोबोट को रिप्रोग्राम कर भेजते हैं ताकि वो जॉन कॉनर उनकी माँ की, खुद की माँ की और खुद की रक्षा के लिए वो रोबोट वापस भेजते हैं। लेकिन इस बार स्काईनेट जो है वो भी एक रोबोट भेजती है जो कि रूप बदल सकता है, एक पुलिस वाले का रूप वो धारण कर लेता है रोबोट, ताकि वो कहीं भी आ जा सके। तो इसमें जो एक्टिंग है आर्नोल्ड की, वंस अगेन नेक्स्ट लेवल एक्टिंग, चाइल्ड आर्टिस्ट की, जैसे मैंने बताया। जॉन कॉनर की ज़बरदस्त एक्टिंग, खुद सैरा कॉनर की बहुत ही अच्छी एक्टिंग। आई थिंक लिंडा हैमिल्टन नाम है उनका, मुझे नाम याद आया है। लिंडा हैमिल्टन इस पूरी सीरीज़ की जान है, वो भी एक जिस तरह से आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है, तो उनके बगैर भी मुझे नहीं लगता ये सीरीज़ बन पाती। दोनों का अपना अपना कमाल है, जो ये सीरीज़ आज भी सिनेमा के इतिहास में है, तो बहुत ही बेहतरीन। इसके आगे का खैर ये, हाँ, हम बोल रहे थे जैसे फिर से वो आता है रोबोट, फिर से जंग होती है दोनों रोबोट्स में, और फिर हमें पता चलता है कि डेविस करके एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली, अगर आपने मूवी देखी थी तो उसमें आर्नोल्ड की लड़ाई होते समय आर्नोल्ड का एक हाथ बच जाता है, हाथ का टुकड़ा वहीं पर गिर जाता है, जिसे देखकर डेविस जो साइंटिस्ट हैं वो इसको रिवर्स इंजीनियर करते हैं, इस चिप को, और वो आगे की एआई टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी की नींव रखते हैं। बेसिकली साइबरडाइन सिस्टम करके उनकी कंपनी होती है जो आगे चलकर स्काईनेट बनाएगी। अब इस चीज़ को होने से रोकने के लिए सैरा कॉनर डेविस को मारने के लिए जाती है, लेकिन फिर वहाँ पर टर्मिनेटर और जॉन कॉनर आ जाते हैं और वो उन्हें समझाते हैं कि इन्हें मारना नहीं चाहिए। बेसिकली वो डेविस को उनकी रिसर्च के नतीजे बताते हैं, आर्नोल्ड की बॉडी बताते हैं जो स्टील से बनी है। तो डेविस मान जाते हैं कि बेसिकली उनकी रिसर्च आगे बढ़नी नहीं चाहिए और हमें स्काईनेट को यहीं पर ख़त्म करना होगा ताकि पूरा ये टाइम लूप ना बन पाए। तो वो जाते हैं डेटा के मास्टर कॉपीज़ डिलीट करने के लिए, जो कि साइबरडाइन के मेन ऑफिस में होते हैं। वहाँ पर एक जंग होती है, वो सारा डेटा वो डिलीट कर पाते हैं, लेकिन फिर से लड़ाई झगड़ा होता है जिसके तहत आर्नोल्ड का पीछा करते, डेविस वहाँ मर जाते हैं उस डेटा को डिलीट करते हुए। वो जो विलन, जो दूसरा रोबोट है, वो आर्नोल्ड और इन सब के पीछे पड़ जाता है। ये लोग एक स्टील की फैक्ट्री में जाते हैं और एंड में आर्नोल्ड खुद को और उस रोबोट को तबाह कर लेते हैं, और जैसे लोहा पिघलाते हैं ऐसे एक सांचे में जाकर वो दोनों कूद जाते हैं जिससे उनके कोई पार्ट्स भी ना मिले। और इससे फिर आपस में जॉन कॉनर फिर अपनी माँ से गले लगते हैं और वो बहुत रोते हैं, क्योंकि मूवी के दौरान जैसे वो आर्नोल्ड को एक फादर फिगर की तरह देखने लगे थे। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग है सारे एक्टर्स की। डायरेक्शन जेम्स कैमरन का दोनों पार्ट्स में बहुत ही बेहतरीन है। एक एक रिवील जो बताया जाता है, इवन आप पहली पार्ट इसकी देखें, आपको काफ़ी, आई थिंक कुछ सीन्स तक आपको समझ ही नहीं आता है आर्नोल्ड का किरदार दरअसल एक रोबोट है। वो तो क्योंकि मूवी इतनी पुरानी हो चुकी है और इतनी चीज़ें, बातें उसके बारे में फैल चुकी हैं, तो हम जानते हैं वो एक रोबोट है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए उस समय की ऑडियंस को कैसे लगा होगा कि आर्नोल्ड दरअसल में एक रोबोट है और आम इंसान नहीं है। मतलब आपको लगेगा कि वो आम किरदार है। अगर आप ध्यान से देखेंगे वो किस तरह का डायरेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे। और इवन टर्मिनेटर 2 के जो एक्शन सीन्स है, एक एक इमोशनल सीन, लिंडा हैमिल्टन का जो इमोशनल परफॉर्मेंस है, जहाँ पर वो चिल्लाकर सबको वार्न करती है कि एआई और रोबोट आएंगे, 1992 में वो ये सब कर रही हैं, तो बहुत ही अमेजिंग लगता है। ये मूवी की जो स्टोरी है, स्पेशली जो एआई और रोबोट्स के बारे में जो डर फैलाते हैं और जिस तरह से मतलब वो टेक ओवर हो सकता है, बहुत ही रियलिस्टिक वे में, इतनी अच्छी स्टोरी 1989 में सोची थी जेम्स कैमरन ने। तो उससे पहले भी कई साइंटिस्ट और साइंस फिक्शन ऑथर इस तरह की स्टोरी सोच चुके थे, लेकिन जो एग्जीक्यूशन लेकर आए हैं जेम्स कैमरन और ज़बरदस्त तरीके से जिस तरह से उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने एग्जीक्यूशन किया है। देखिए, सोचा तो बहुत लोगों ने है इस तरह की स्टोरी, लेकिन वो पहले हैं जिन्होंने इस तरह का एग्जीक्यूशन किया है। और हेड्स ऑफ है स्पेशल इफेक्ट्स को। आज भी इसके जो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स हैं 1989 में और 1992 में जिस तरह के प्रैक्टिकल इफेक्ट्स बताए गए हैं, और इवन 89 की मूवी में बेसिक सा CGI है, लेकिन वो CGI के सीन आज भी अच्छे लगते हैं। हाँ, आपको दिखेगा वो CGI है, लेकिन वही आप 40 साल पुराना वो बता रहे हैं, तो 35 ईयर्स पुराना ऑलमोस्ट वो है, तो उतना तो चलेगा। लेकिन 1992 में जो स्पेशल इफेक्ट्स है वो आपको आज भी स्मूथ और फ्लॉलेस लगेंगे, इवन उसके CGI के इफेक्ट्स भी आपको फ्लॉलेस लगेंगे। तो ये कमाल है, जिसकी वजह से इन दोनों मूवीज़ को आपको मिस नहीं करना चाहिए। अब आइए इनके सीक्वल्स की बात करते हैं, क्यों आपको इसमें नहीं जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्यों मैं सिर्फ इन दोनों को क्लासिक्स में डिक्लेयर कर रहा हूँ। बेसिकली
जो सेकंड पार्ट है उसमें ये कहा जा सकता है, उसकी एक ओपन एंड ये कही जा सकती है कि उन्होंने न्यूक्लियर अपोकलिप्स को टाल दिया है, स्काईनेट और एआई को टाल दिया है, टेक्नोलॉजी को टाल दिया है। वहाँ पर आप एक पॉजिटिव नोट पर ऐसे सोचकर आप मूवी को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद आई थी टर्मिनेटर 3 और फिर टर्मिनेटर सैल्वेशन और फिर टर्मिनेटर जेनेसिस और फिर बहुत सारी बकवास मूवीज़ जिनके हम नाम भी नहीं लेंगे। तो अब टर्मिनेटर 3 का सबसे बड़ा इशू ये है कि इसमें जॉन कॉनर जब तक बड़े हो जाते हैं लेकिन उनकी माँ कहीं नज़र नहीं आती है। अब जो उन्होंने किरदार जिसको हीरो को लिया है उन्होंने जॉन कॉनर प्ले करने के लिए, वो बेचारे उन्होंने कोशिश की है, बट मेरे हिसाब से वो हीरो एज ए लीडर का किरदार उनको सूट नहीं किया है बिल्कुल भी। और फिर उनकी जो हीरोइन होती है उनको भी वो किरदार सूट नहीं किया है। जनरल की बेटी का वो रोल करती हैं और बेसिकली ये पता चलता है कि गवर्नमेंट ने साइबरडाइन का डेटा बचा लिया था और वो अपने ओर से गवर्नमेंट ने ही एआई बनाना शुरू किया था जिसका नाम स्काईनेट है। तो बेसिकली साइबरडाइन सिस्टम की कोई गलती नहीं थी। साइबरडाइन ने जो भी रिसर्च डिस्ट्रॉय किया था उसको गवर्नमेंट ने उठाया और गवर्नमेंट ने फैसला किया कि वो एआई बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब इसमें होता यह है, बेसिकली ये मूवी उसी तरफ जा रही है। वापस फिर से आर्नोल्ड आते हैं, कहते हैं उनको फिर से जॉन कॉनर ने भेजा है। तो अब यहाँ से बेसिकली मूवी ख़राब होती जाती है। आपको ये मूवी एक बार आप देख सकते हैं अगर आपको लगे कि ऐसे देखना चाहिए। अगर मेरे हिसाब से तो एक्सपीरियंस मुझे अगर मौका मिले तो मैं इसको मेमोरी से हटा दूँ, क्योंकि 1 और 2 का जो एक्सपीरियंस है मैं उसके आगे का मैं ख़राब नहीं करना चाहता अपना एक्सपीरियंस। तो बेसिकली स्काईनेट एक्टिवेट होकर रहता है इस मूवी में। इस तरह से बताया गया है कि स्काईनेट को वो रोक नहीं पाते हैं। और फिर टर्मिनेटर 4 टर्मिनेटर सैल्वेशन करके उन्होंने बनाई थी, जिसमें आप 2029 में जाते हैं जहाँ पर एक्चुअल में जो जॉन कॉनर है वो क्रिश्चियन बेल ने उनका रोल किया था। क्रिश्चियन बेल ने बेचारों ने जो रोल किया है वो एक बिल्कुल मंझे हुए और सुलझे हुए लीडर का रोल वो करते हैं। और हम जिस तरह के जॉन कॉनर को बच्चे के तौर पर जैसे हमने देखा है उनको बड़े होते हुए, वो ग्रोथ नहीं दिखाई है, क्योंकि डायरेक्टली उनको एज ए ग्रोन अप पर्सन, एज ए ऑलरेडी एक बड़ा आदमी, एस्टैब्लिश्ड आदमी, दिग्गज आदमी उनको दिखाया गया है। तो वो रोल क्रिश्चियन बेल को सूट तो किया है, लेकिन एज ए कैरेक्टर हमें, क्योंकि हम एज ऑडियंस उस कैरेक्टर को देख रहे हैं तो हमें बहुत अजीब लगेगा कि अरे ये जॉन कॉनर है, ऐसे कैसे, ये तो एकदम इसको तो सब कुछ पता है। क्योंकि हम जिस जॉन कॉनर को देखते हुए आ रहे थे वो फिगर आउट कर रहे थे चीज़ें। टर्मिनेटर 1 में तो नहीं है, 2 और 3 में वो फिगर आउट कर रहे थे। लेकिन यहाँ से ये एक लास्ट 3 और 4 आप देख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा मत देखिए। 1 और 2 तक ही रहिए। 4 तक भी अगर आपने देख ली तो इसके आगे जो होने वाला है इसको बिल्कुल मत देखें। यहाँ से फिर उन्होंने फ्रेंचाइज को रिबूट किया। टर्मिनेटर 4 टर्मिनेटर सैल्वेशन के बाद से कुछ लोगों को पसंद आई है ये मूवी, 3 भी पसंद आई है। मुझे भी 3 थोड़ी बहुत अच्छी लगी, बट मैं ये नहीं कहूँगा वो क्लासिक है। 4 को भी मैं क्लासिक का दर्जा नहीं दे सकता हूँ। 1 और 2 ही क्लासिक रहेंगी मेरे लिए। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो 1 और 2 क्लासिक्स हैं। कुछ एडिशनल देखना चाहते हैं 3 4 देख लीजिए। अब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप टर्मिनेटर जेनेसिस देखें। यहाँ पर बहुत गंदा वाला रिबूट करने की कोशिश की गई है। अब स्पॉइलर में और जाते हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं, आपने 1 और 2 देख ली है क्लासिक्स, तो 3 4 भी अगर आपने कभी देखी थी या बचपन में देखी है, या अगर आपको याद है, आप आगे और सुनना चाहते हैं तो आइए बात करते हैं। टर्मिनेटर जेनेसिस बहुत ही बकवास और बोरिंग मूवी है। इसमें होता यह है बेसिकली कि वापस से वो लोग पास में जाते हैं, लेकिन इस बार टर्मिनेटर जेनेसिस में इस बार होता यह है कि सारा कॉनर को मारने के लिए एक और टर्मिनेटर भेजा जाता है। लेकिन वो कहाँ भेजा जाता है अब आप सोचिए। 1989 में नहीं, वो थोड़ा और जब वो यंग थी उस समय वो एक टर्मिनेटर को भेजते हैं। और इस बार रेस्पॉन्स में ये जॉन कॉनर का जो किरदार है वो फैसला करते हैं, वो काइल रीस को पहले ही ढूंढ लेते हैं और इस बार समय से पहले वो काइल रीस को वहाँ पर भेज देते हैं। तो इस तरह से फिर आप जो स्टोरी में जो टाइम लूप है और जिस तरह का टाइम ट्रैवल से इफेक्ट्स चेंज होते हैं और वहाँ से सीरीज़ की रिबूट होती है, तो क्योंकि स्टोरी चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि जो समय में वो गए थे उस समय से हटकर कुछ और किया है आपकी बार, तो उससे स्टोरी में बहुत चेंजेस आते हैं। और जो नई एक्ट्रेस है वो उन्होंने कोशिश की है, मगर वो जो लिंडा हैमिल्टन की जो परफॉर्मेंस और स्पिरिट है वो नहीं ला पाई है। आर्नोल्ड बेसिकली बूढ़े नज़र आते हैं, उसमें कुछ दोहराया नहीं है। कोशिश की गई है उनको सीजीआई वगैरह से उनको अच्छा बताने की। और इस मूवी में सबसे घटिया काम ये किया है कि खुद जॉन कॉनर को उन्होंने विलन बनाया है, जो कि बिल्कुल मेक सेंस नहीं करता है। बताया गया है कि जॉन कॉनर भी बाद में विलन बन जाते हैं। तो यहाँ से सारी स्टुपिडिटी और तबाही इस सीरीज़ की शुरू होती है। मैं तो कहूँगा टर्मिनेटर सैल्वेशन से ही होती है, लेकिन जेनेसिस से बिल्कुल ये सीरीज़ अनबेरेबल टू वॉच है। इसकी कोई मूवी आगे की आप देख भी नहीं पाएंगे अगर आपने ओरिजिनल देखी है। बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगी, इतनी घटिया मूवीज़ हैं। आगे की मूवीज़ का तो मैं नाम भी नहीं लूँगा। उन्होंने जो रिबूट्स करने की कोशिश की है, क्योंकि ये वाली नहीं चली तो उन्होंने दोबारा से सारी स्टोरी चेंज करने की कोशिश की और बेसिकली लिंडा हैमिल्टन को वो वापस भी लेकर आए एक मूवी के लिए, और वहाँ से भी स्टोरी चेंज करने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि वो बच जाती हैं और बूढ़ी होने तक लड़ती रहती हैं। बिल्कुल सूट नहीं हुआ है, बकवास मूवीज़ हैं। जेनेसिस लास्ट मूवी है जो मैंने देखी है। आगे की मूवीज़ की मैंने सिर्फ स्टोरी पढ़ी है, ट्रेलर देखे हैं, वहीं से बकवास करके जज किया है उसको। और जिस तरह की उनको रेटिंग्स आई है हर मूवी को, आप खुद जज कर सकते हैं। तो इसलिए क्लासिक्स टू वॉच में हम सिर्फ टर्मिनेटर 1 और 2 को रिकमेंड करेंगे, तो ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।